नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देखने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर हम लोग साथियों बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि दो टाइप के एंगल होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ज़्यादा इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों ही सेम होते हैं। देन हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके 3 टाइप के होते हैं प्री के बिहाफ पे। अगर मेंस में देखें तो यहाँ पे 5 टाइप के सवाल बनते हैं। सबसे पहले हम लोग प्री के बिहाफ पे देखें कि एंगल कितने तरीके से आपके हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, या हिंदी में इसी को कहते हैं उन्नयन कोण। हिंदी में इसी को उन्नयन कोण कहते हैं। और इसी के ठीक अपोजिट जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो, यहाँ नीचे से ऊपर आप देख रहे हो, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो, इस वाले पोजीशन पे आप खड़े हो, और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ जो एंगल आपका बन रहा होता है, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे, हिंदी में इसी को अवनमन कोण कहते हैं। ये दोनों ही आपस में आपके बराबर होते हैं। अब बराबर किस प्रॉपर्टी से होते हैं? तो आपका ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्या कहता है कि जेड के शेप में बनने वाला एंगल जो है ये आपका बराबर होता है। ये जेड आपका सीधा हो या उल्टा हो, ये दोनों ही एंगल आपका बराबर होगा। तो अगर ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला भी थीटा होगा, नीचे थीटा है तो ऊपर भी थीटा होगा। बेसिकली आपको जो डायग्राम बनाना होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि यहाँ से आप रेशियो निकाल पाते हो, रेशियो से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपको 30 डिग्री दिया गया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 30 डिग्री है, इसका मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है 1/2 होता है, और साइन थीटा भी पता है p/h होता है। तो यहाँ से आपको p दिख रहा है 1 यूनिट, हाइपोटेनियस दिख रहा है 2 यूनिट। इसी में ठीक अगर हम लोग बात करें cos 30 डिग्री की, तो cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2, और cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो नीचे वाला जो है ये आपका √3 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस ऑलरेडी आप लिख चुके हो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो नोट्स बना लेंगे, और अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा रेशियो याद रखना होता है। पेपर में रेशियो में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि रेशियो 1:3 या √3:1। अब डायग्राम अगर आप मान लो ऐसे बनाए हो तब तो रेशियो ठीक है 1:3 है, 3 में रूट लगेगा, ठीक है। लेकिन कई बार आपको पेपर में डायग्राम भी दिया जा सकता है, और डायग्राम कुछ इस तरीके से अगर आप शुरू से मान लो इस तरीके से बनाते हुए चल रहे हो, तो आपको इस केस में 1 2 √3 ऐसे चलना है। जब आपका डायग्राम सीधा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, और जब आपका डायग्राम उल्टा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा 1 2 3। अब ये 1 2 3 यहाँ पे क्या है? तो 1 2 3 यहाँ पे जब भी एंगल आपका 30 डिग्री होगा उस केस में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के बीच का जो रेशियो है ये आपका हो जाएगा 1 2 और √3। चलते हैं हम लोग अगले एंगल की तरफ। जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन 60 डिग्री जो कि होता है √3/2, और साइन थीटा भी आपको पता है p/h। तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर मिला √3, हाइपोटेनियस पहले भी 2 अब भी 2। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री होता है 1/2, और cos थीटा होता है आपका b/h। h पहले से पता है, बेस यहाँ से आपको मिल गया 1 यूनिट। तो यहाँ से कई बार आपको डायग्राम सीधा और उल्टा की जो हम लोग पहले भी बात किए थे, तो डायग्राम आपको सीधा भी दिया जा सकता है, डायग्राम आपको उल्टा भी दिया जा सकता है। अगर सीधा है तो यहाँ पे सिंपल सा √3 2 और 1, और अगर उल्टा है तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसी वजह से ये थोड़ा प्रूफ भी आपको बता दिया गया। तो यहाँ पे 60 डिग्री के केस में आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के बीच में जो रेशियो है वो आपको याद रखना है √3 to 1। यहाँ पे थोड़ा आपको प्रैक्टिस रिवीजन भी करते रहना है, क्योंकि रेशियो में बहुत बार कन्फ्यूजन होगा पेपर में, जल्दी जल्दी में आपको पता ही नहीं लगेगा रेशियो क्या। और अगर आप रेशियो याद रख लिए, सपोज दैट मान लो ये आपको दिया गया है 17 √3, और आपसे बेस पूछा गया था, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, इसका फ़ायदा ये है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें एंगल 45 डिग्री की, तो अगर एंगल आपको 45 डिग्री दिया गया तो एक अच्छी बात यह है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री ये दोनों ही आपका बराबर होता है। साइन 45 और कॉस 45 दोनों ही आपका बराबर होता है। तो ये 1/√2 है, ये भी आपका 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका p/h और यहाँ पे आपका b/h। तो ये हो जाएगा आपका p1, ये हो जाएगा आपका 1, और ये कितना मिल गया आपको √2। अब कई बार कुछ लोग ऐसे भी पढ़े होंगे या पढ़ाया गया होगा कि देखो भाई ये 30 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, एक ही से याद कर लो, काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 और √3, 60 के सामने वाला √3, 30 के सामने वाला 1 और 90 के सामने वाला 2, ये भी आप याद कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप तीनों का अलग अलग रेशियो याद करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि कई बार आप जल्दीबाजी में 30 और 60 में थोड़ा सा भी गलती कर गए, रेशियो पूरा पलट जाएगा। इसी वजह से
आपको अलग अलग रेशियो बताया जाए और अलग वाले रेशियो से ही आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपको 30 क्लियर हो चुका है, 45 क्लियर हो चुका है, 60 डिग्री भी क्लियर हो चुका है। तीनों का रेशियो एक साथ यहाँ पे लिख दिया जा रहा है कि 30 डिग्री में रेशियो क्या मिलेगा, 60 डिग्री में रेशियो क्या मिलेगा और 45 डिग्री में रेशियो क्या मिलेगा। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ था रेशियो 1 2 3, 3 में आपका रूट लगेगा। यहाँ था आपको 3 2 1, 3 में आपका फिर से रूट लगेगा और यहाँ हो जाएगा 1 2 1। ये आपको रेशियो याद रखना है। ये मतलब कह सकते हैं प्री आपका यहाँ से हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको प्री में देखने को नहीं मिलेगा। मान लो अगर लेवल बढ़ जाए, कई बार आपको 45 डिग्री भी यहाँ पे देखने को मिल जाए, उस केस में आपको थोड़ा यहाँ क्या ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि ये आपको 15 डिग्री दिख जाए, ये कितना डिग्री दिख जाए आपको 15 डिग्री। अब आप क्या करेंगे भाई, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मिलेगा। चलो एक बार देखते हैं साइन 15 निकाला कैसे जाए। तो साइन 15 के लिए आपको पता है चलना पड़ेगा आपको 45 माइनस का 30 के पास, क्योंकि 45 माइनस का 30 ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये 15 डिग्री हो जाएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ए जो कि 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 माइनस का साइन बी जो कि साइन 30 और इंटू का कॉस ए कॉस 45। इसी को कुछ लोग साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू, एक ही बात है ना। साइन 45 अगर आप रखेंगे 1/√2, ये हो जाएगा आपका √3/2 माइनस का यहाँ पे 1/2 और कॉस 45 1/√2। दोनों के बेस में अगर आप देखो तो 2√2 आपको दिख रहा है। इसका मतलब जब आप एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1/2√2, दोनों का बेस सेम है। और साइन थीटा आपका होता है p/h, तो यहाँ से आपको इस बार मिला √3 माइनस का 1 और अपॉन में 2√2। ठीक, आप इसी तरीके से जब cos 15 डिग्री लगाएंगे तो cos 15 से आपको बेस मिल जाएगा जो बचा हुआ पार्ट है। ये आप कैसे कर सकते हो, तो cos 45 माइनस का cos 30। अच्छा, एक और तरीका है, आप साइन 60 माइनस 45 भी कर सकते हो, उससे भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अब आपको थोड़ा फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। अब cos 45 क्या हो जाएगा 1/√2, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, साइन 45 क्या होगा 1/√2 और साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से दोनों का बेस फिर से सेम है, तो इस बार ऊपर में जो है एज इट इज़ आप लिख दो √3 + 1/2√2। 2√2 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो यहाँ पे बचा आपका √3 + 1। यहाँ से एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि अगर आपका एंगल 15 डिग्री है, उस केस में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस में 15 डिग्री अगर है, तो उस केस में आपका जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका 2√2 और ये हो जाएगा आपका √3 प्लस का 1। इसी में आपको देखो 75 डिग्री भी दिख सकता है। अब थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं, यहाँ पे सुनना ध्यान से। अगर ये वाला एंगल 15 डिग्री है तो आपको पता है 15 डिग्री के केस में रेशियो क्या होता है। 15 डिग्री के केस में अगर ये 15 है तो पहली बात तो ये 75 होगा। 15 डिग्री के केस में आपको रेशियो पता है √3 माइनस का 1, इधर से 2√2 और यहाँ से हो जाएगा आपका √3 प्लस का 1। अगर आपको मान लो 75 दे दिया जाए, मान लो अगर आपको 75 दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, ये वाला एंगल 75 दे दिया गया इस वक्त, इसलिए आपको वो भी थोड़ा सा बताया गया था कि आप 70 जैसे 30 60 एक ही डायग्राम में बनाया गया था, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पार्ट काम करेगा कि आप 15 वाला एक याद रख लो, आपको दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 15 डिग्री के केस में, 15 डिग्री के केस में आप देखो 15 के सामने वाला क्या दिख रहा है √3 माइनस 1। ये देखो 15 के सामने वाला ये क्या दिख रहा है √3 माइनस 1। हाइपोटेनियस 2√2, हाइपोटेनियस कितना होगा 2√2। जो बच गया, जो बचा हुआ पार्ट है वो √3 + 1। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है नहीं, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है। देखो परपेंडिकुलर और बेस बस इंटरचेंज कर देना, जो 15 डिग्री में वैल्यू है वही आपका सेम 75 डिग्री में होगा, उसी में आप बस केवल इंटरचेंज कर देंगे प्लस और माइनस का। आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर 15 डिग्री का रेशियो याद है √3 माइनस 1, इसका √3 + 1 और ये आपका 2√2, तो इसमें आप इंटरचेंज कर दो √3 + 1, √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 2√2। क्लियर है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। आप ऐसे याद रखना कि एंगल 75 बड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा, एंगल 15 छोटा है तो ये वाला छोटा होगा, क्योंकि माइनस है ना, √3 में आप -1 करोगे तो छोटा होगा, √3 में +1 करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आपके कितने रेशियो क्लियर हो गए, 3 उधर से और 2 इधर से, टोटल 5 रेशियो आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। अब 5 रेशियो अगर क्लियर हो चुके, एक बार पाँचों रेशियो को एक बार आपको अच्छे से बताया जा रहा है, यहाँ पर देख लेंगे ध्यान से कि 30 डिग्री में रेशियो क्या होगा, 60 डिग्री में रेशियो क्या होगा, 45 डिग्री में रेशियो क्या होगा, 15 डिग्री में रेशियो क्या होगा और 75 डिग्री में रेशियो क्या होगा। ये आपको
सारे पॉइंट या सारे रेशियो आपको याद रखने हैं। अब प्रैक्टिस आपको इसमें इतना करना है कि पेपर में आप भूल ना जाओ, प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न होगा ही होगा स्टार्टिंग में। तो ये क्या था आपका 1 2 और √3। नेक्स्ट आपका क्या था √3 2 और 1। नेक्स्ट आपका क्या था 1 2 और 1। और ये आपका क्या था तो √3 - 1, यहाँ से आपका 2√2 और ये हो जाएगा आपका √3 प्लस का 1। क्लियर। इसी में आप ठीक उल्टा कर दो, इसमें जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, तो ये √3 + 1 हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस आपको चेंज करना, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है। तो ये आप कहीं साइड में नोट्स बना लेना, साइड में अगर आप मान लो स्टडी जहाँ पे करते हो वहाँ पे लिख के चिपका लो, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल आपको दिखेगा, 2 नंबर आज के सेशन में कंफर्म है, कंफर्म यहाँ से आप 2 नंबर निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मान लो अगर ये 30 डिग्री दिख जाए और ये मान लो आपके पास 15 सेंटीमीटर है, अगर आपसे पूछा जाए बेस बताओ या हाइपोटेनियस बताओ, तो आप आराम से निकाल सकते हो। पहली बात ये है कि आपको रेशियो पता होना चाहिए पी एच और बी में, ये क्या होता है भाई 1 2 और √3। तो ये अगर मान लो आपको 15 सेंटीमीटर दिया भी गया तो आप ये आराम से निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 15 का डबल कर दो 30 सेंटीमीटर, और इसी में भी आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 √3 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर सभी को। चलो ठीक है, अब हम लोग इसी में एक और चीज़ देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग अब इस डायग्राम का यूज़ हम लोग नहीं करते, एक और डायग्राम हम लोग अलग से बना लेते हैं, देख लेते हैं अगर अपने पास टूल्स हो और डायग्राम अगर बन जाए। चलो फिलहाल टूल्स वगैरह छोड़ दो, टूल्स के चक्कर में नहीं पड़ते। मान लो एक ट्रायंगल आपको दिया गया, ट्रायंगल अगर आपको दिया गया है तो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। यहाँ पे ए मान लिया गया, इसको बी मान लिया गया और इसको सी मान लिया गया, ये साइड है। ठीक है, अब आपको एक साइन रूल पता है। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल को कई तरीके से आप लिख सकते हो। साइन रूल कहता है कि साइन एंगल ए अपॉन ए, साइन एंगल बी अपॉन बी, ये ज्योमेट्री का पार्ट है जो आपको याद रखना है। साइन रूल, साइन सी अपॉन सी, ये तीनों ही आपके आपस में बराबर होते हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी सी का जो रेशियो है वो साइन एंगल ए, साइन एंगल बी और साइन एंगल सी के बराबर होगा। क्लियर है, ए बी सी के बराबर होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे, जैसे मान लो x/3 है, y/4 है और z/5 है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि बताओ एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा, तो एक्स वाई जेड का रेशियो जो है, जो नीचे में आपको दिख रहा है वही डिजिट जो है वो एक्स वाई जेड का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी में इसका यूज़ करेंगे। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया जाए, मान लो कि चलो कलर हम लोग यहाँ से रख लेते हैं ब्लू। मान लो ये एंगल अगर आपको 120 डिग्री दे दिया जाए, ठीक है, एक एग्जाम्पल, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया, 120 डिग्री दे दिया जाए और ये 30 और 30 दे दिया जाए, ये 120 दिया जाए और ये दो एंगल जो है वो 30 दिया जाए। ठीक है, दो एंगल जो है ये आपको कितना दे दिया जाए, 30 दे दिया जाए। अब आपसे अगर साइड का रेशियो पूछा जाए, या साइड का रेशियो ना पूछकर मान लो तीनों में से 2 साइड आपको, या एक साइड दिया जाए दूसरा साइड पूछा जाए, तो ए बी सी साइड का जो रेशियो होगा, तो साइन एंगल ए की जगह पे कितना है 120, साइन एंगल बी की जगह पे कितना है 30, साइन एंगल सी की जगह पे कितना है, ये भी आपका 30। क्लियर। अब 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब साइन, देखो साइन 120 डिग्री है, आप इसी को लिख सकते हो साइन 90 प्लस का 30, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। आप इसी को कॉस 30 डिग्री लिख सकते हो। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। और कॉस 30 क्या हो जाएगा, √3/2। अब √3/2 होगा तो नीचे सब में 2 है, वो 2 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि अगर एक एंगल 120 है, बाकी दो एंगल 30-30 है, तो उस केस में याद रखना कि जो साइड का रेशियो होगा वो √3/1/1, जो बड़ा वाला एंगल है उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा। √3 का वैल्यू जो एक्चुअल में है ये 1.732 होता है, और जो छोटा दो एंगल बराबर है ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो √3 1 और 1 का रेशियो जो है ये आपका बनेगा 120 डिग्री और 30-30 के केस में। अब आपको इसमें ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर मेंस के बिहाफ पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मेंस लिख रहे हो इस साल तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आगे हम लोग चलते हैं कि कई बार आपको इस तरीके का भी डायग्राम देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक ही एंगल में, या कह सकते हैं एक ही में आपको 2-2 डायग्राम बनाना पड़ जाए। आपको एंगल 30 भी लेना पड़ जाए, 60 भी लेना पड़ जाए, 45 लेना पड़ जाए, 30 लेना पड़ जाए, मतलब 2 एंगल कोई सा भी हो सकता है। सवाल ये
भी उठता है कि सर कई बार मेरे सवाल में पेपर में भी दिखे है कि दो एंगल एक ही सवाल में है, कौन सा एंगल कब लिया जाए, कहाँ लिया जाए, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। याद रखना कि सामने वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, दूर वाला एंगल हमेशा छोटा होगा। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे एंगल आपका छोटा हो जाएगा, जैसे जैसे आप सामने जाएंगे एंगल आपका बड़ा होगा। तो मान लो कि ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल कितना डिग्री है 45 डिग्री, और ये वाला एंगल 30 डिग्री ले लिया गया। इस केस में आपका क्या रेशियो बनेगा? अभी तक तो आप सिंगल डायग्राम पे रेशियो निकाल रहे थे, अब आपका ये देखा जाए तो डबल डायग्राम है, डबल एंगल है इसमें। तो आपको 45 डिग्री के केस में पता है कि अगर 45 डिग्री है ये 1 है। अच्छा एक अच्छी बात पता है क्या, परपेंडिकुलर वाला पार्ट इसमें दोनों में सेम है। अगर ये 1 है तो क्या कह सकते हैं कि ये भी 1 होगा, क्योंकि जब भी एंगल 45 डिग्री होगा परपेंडिकुलर और बेस जो है ये आपका बराबर होगा। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा? बराबर होगा, क्योंकि 45 डिग्री का अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि अगर एंगल 45 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और कभी भी एंगल आपको 30 डिग्री दिख जाए तो ये बताया गया था 1, ये बताया गया था 2 और ये बताया गया था 3। तो एक अच्छी बात ये है कि बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में तो 1 आगे आपका 2 और नीचे वाला आपका √3। देखो इससे मतलब है नहीं, ये जो आप देख रहे हो ना हाइपोटेनियस से यहाँ पे मतलब नहीं है। यहाँ पे कई बार जो है बोला जाएगा दो बोट इस जगह पे है या दो आदमी इस जगह पे, दोनों आदमी के बीच का डिस्टेंस बताओ, दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस बताओ, दो टावर के बीच का डिस्टेंस बताओ, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो ये डिस्टेंस आपसे कई बार पूछा जाएगा। तो आप 45 डिग्री से छोटा वाला बेस निकाल लिए और 30 डिग्री से बड़ा वाला बेस निकाल लिए। 30 डिग्री से बड़ा वाला बेस √3 और 45 डिग्री से बड़ा वाला बेस आपको 1 मिल गया। तो यहाँ से ये पता लगा कि ये जो है ये पार्ट आपका √3 - 1 होगा। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा आपका √3 - 1 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना, नोट्स बनाएंगे इसको लिख लेंगे। अगर एंगल आप याद कर लिए, रेशियो अगर आप याद कर लिए तो आपको फ़ायदा पता है क्या मिलेगा। बाकी लोग जहाँ ये रेशियो निकालेंगे आप इतनी देर में डायरेक्ट रेशियो लगा के सीधा आंसर निकाल लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगर मान लो ये एंगल आपको 60 डिग्री दिख जाए और ये एंगल अगर आपको 30 डिग्री, दो एंगल कुछ भी हो सकता है, तो 60 डिग्री दिख जाए और 30 डिग्री दिख जाए। 60 डिग्री के केस में क्या होता है? 60 डिग्री में होता है सर, 60 डिग्री में अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था ये होता है √3, 2 और 1। सिर्फ हम लोग बेस लिख रहे हैं, हाइपोटेनियस से यहाँ बिल्कुल भी मतलब नहीं है। √3, 2 और 1। अब 30 डिग्री के लिए रेशियो आपको पता है क्या है? 30 डिग्री के लिए रेशियो है 1, 2 और √3। लेकिन अगर मान लो 30 डिग्री में कभी भी एक साइड अगर आपको पता है, एक साइड दिया गया, बताओ बाकी दोनों साइड क्या होगा? तो आप देखेंगे सर जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है उसको √3 से मल्टीप्लाई किया गया। ये देखो √3 टाइम्स है, तो सबको √3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा? नीचे वाला पार्ट 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? नीचे वाला पार्ट 3 यूनिट आ जाएगा। नीचे वाला पार्ट कितना आ गया भाई? 3 यूनिट आ गया। तो यहाँ से 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? ये 2 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फ़ायदा मिल गया। 60 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा? ऊपर वाला √3 है, नीचे वाला 1 है और ये आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आगे हम लोग चलते हैं। इसी में तीसरा जो पार्ट है वो है आपका, मान लो अगर कभी ये आपको दिख जाए 60 डिग्री और ये आपको दिख जाए 45 डिग्री, ये तो और इजी है। 60 डिग्री के केस के लिए क्या बताया गया था? √3, 2 और 1। ठीक है, ये √3 है ऊपर वाला परपेंडिकुलर, बेस आपका हो जाएगा कितना? 1। बेस आपका कितना हो जाएगा? 1। अब 45 डिग्री के लिए बताया गया था परपेंडिकुलर और बेस बराबर होगा। 45 डिग्री जब भी होगा तो परपेंडिकुलर जो है और वो बेस जो है ये बराबर होगा या परपेंडिकुलर बेस के बराबर होगा। तो क्या कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट √3 - 1 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर? ये पार्ट कितना हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम लोग ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, देख लेते हैं अपने पास एक डायग्राम और, चलो है यहाँ पे, इसी डायग्राम पे हम लोग डायरेक्ट काम कर लेते हैं। ठीक है, एक और अपने पास ये भी बचा हुआ है, थोड़ा इसको भी निपटा ही लेते हैं। यहाँ से सवाल थोड़े कम बनेंगे पर फिर भी जब नोट्स आप बना रहे हो तो इसको ऐड कर लो। 30 डिग्री और 15 डिग्री है, 30 डिग्री और 15 डिग्री है। तो आप बताओ अगर ये आपका 1 है तो 1, 2, 3 हो जाएगा, ये है 1, 2, 3 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, आप अभी बताया गया था कि 15 डिग्री के केस में क्या होगा। 15 डिग्री के केस में ये हो जाएगा आपका √3 - 1, ये होगा √3 + 1। अब अगर मान लो √3 - 1 का वैल्यू मान लो इतना यूनिट बराबर 1 दिया गया, आप 1 ले लिए पहले ही परपेंडिकुलर, तो √3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? इतना बराबर क्या होगा? यूनिट बराबर, तो ये नीचे आ जाएगा √3 - 1, ऊपर आ जाएगा √3 + 1। अब आप यहाँ से रेशनलाइज करेंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। नीचे में a - b, a + b, a² - b², तो 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ऊपर में हो जाएगा 4 प्लस का 2√3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से पता चला तो 2 + 2√3।
2+2√3 हो चुका है। ये कितना हो चुका भाई 2+2√3, सॉरी अरे 2 तो कट गया था ना, गलती से ये लिख दिया गया, 2+√3 हो जाएगा। अब 2+√3 अगर हुआ, ये वाला पार्ट जो है ये कितना हो जाएगा 2+√3 हो जाएगा। ये पार्ट कितना हो जाएगा 2+√3। तो क्या कह सकते हैं 2+√3 में √3 माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट 2 बचेगा। बोलो क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास वैसे तो 3 ही इंपॉर्टेंट है, पर ये चौथा वाला अगर आप लिखना चाहते हो कि नहीं एक स्टेप थोड़ा सा क्या कह सकते हो एक लेवल ऊपर आपको तैयारी रखनी है, तो आप ये वाला कर सकते हो, बाकी इसको छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग क्या किए, सबको एक साथ कंपाइल करके लिखते हैं। मान लो इस बेस को B1 मान लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए B1, इस वाले पार्ट को हम लोग B2 मान लिए, इस वाले पार्ट को हम लोग कितना मान लिए B2 मान लिए, और इसको क्या ले लेते हैं हम लोग A ले लेते हैं। चलो ठीक है, A ले लिए। अब अगर मान लो एंगल जो है हम लोग इसको क्या किए θ1 ले लेते हैं, और ये वाला एंगल θ2 ले लेते हैं। ठीक है, सबको एक साथ कंपाइल कर रहे हैं, नोट्स आप बनाना इसी तरीके से बना लेना, θ1 और θ2। क्लियर। पहला पॉइंट, चलो एक लाइन यहाँ से देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या किए, कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहला पॉइंट बताया गया था कि अगर मान लो θ1 और θ2, अगर मान लो θ1 और θ2, चलो इधर से इसको ऐसा करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, पहले हम लोग A लिख लेंगे, फिर पहला बेस लिखेंगे और दूसरा बेस लिखेंगे। अगर मान लो θ1 आपके पास सबसे पहला कंडीशन क्या बताया गया था, अगर ये 45 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, आप देख लेना पीछे नोट्स अगर बनाए होंगे तो 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो अगर ये आपका 1 है तो जो पहला बेस मिला था ये भी आपको 1 मिला था, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि A और B बराबर होगा एंगल 45 डिग्री रहने पर। और B2 जो मिला था ये मिला था आपको √3 माइनस का 1, आप देख लेना नोट्स बना हुआ है। सेकेंड पे अगर हम लोग चले तो दूसरा आपको बताया गया था 60 डिग्री अगर B1 है, और 30 डिग्री ये आपका B2 है। क्लियर है, 30 डिग्री जो है ये आपका B2 है। एक सेकंड हम लोग देख ले रहे हैं, हाँ 60 डिग्री और 30 डिग्री ही बताया गया था, पहला था 45-30, दूसरा 60-30। ठीक है, 60-30 पे आपको क्या बताया गया था कि ये जो पार्ट है ये आपका √3 हो जाएगा, बेस वाला पार्ट जो है ये आपका 1 हो जाएगा, और अगर हम लोग यहीं पे बात करें तो ये आपका हो जाएगा B2 जो है वो आपका 2 यूनिट मिला था, क्योंकि नीचे पूरा बेस मिला था 3 यूनिट। तीसरा जो पॉइंट इसी में आपको बताया गया 60 डिग्री बताया गया और 45 डिग्री बताया गया, 60 डिग्री बताया गया और 45 डिग्री बताया गया। 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए आपका क्या रेशियो मिला था, ये √3 था, नीचे वाला आपको क्या मिला था 1 मिला था, और जब आप इधर निकाले थे ये आपको मिल गया था √3 माइनस का 1। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा अगर आप देखो ना तो फर्स्ट और थर्ड वाला लगभग दोनों सेम ही है, फर्स्ट और थर्ड वाला लगभग दोनों सेम है। फोर्थ वाला अगर आप देखो तो ये था आपका 30 डिग्री और ये था आपका 15 डिग्री। 30 और 15 डिग्री के लिए क्या मिला था, ये आपको लिया गया था, ये 1 आप लिए थे, नीचे वाला मिला था 1 2 √3 से ये √3 हो जाएगा। पहला तो आप 30 देखो, पहला एंगल वाले के हिसाब से आप पहला तो लिख लो, पहला A और B1, दूसरा आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फर्स्ट पार्ट अगर देखो ये दोनों तो आपका सब सेम ही है, 45 में बेस और परपेंडिकुलर बेस बराबर, 60 डिग्री का √3 to 1, 60 डिग्री का √3 to 1, 30 डिग्री का 1 2 √3, बस ये वाला पार्ट ही तो आपका कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। क्लियर, ये वाला पार्ट ही अगर आप देखो तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चलो आ जाओ देखते हैं, ये वाला पार्ट आपको क्या बताया गया था, ये वाला पार्ट आपको बताया गया था 2 यूनिट। ठीक है, 2 में अगर आप देखो तो 2 यूनिट है, और 2 में अगर आप देखो तो √3 माइनस का 1 यूनिट है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट आपको यहाँ पे बता दिए गए, उसमें आपको 5 बताए गए, तो ये आप याद रख लेंगे, ये इसका नोट्स बना लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में और कवर करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ और इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आपको इसमें ध्यान रखने, वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।